चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, डैश गुड्स आर नोन एज स्केयर गुड्स। स्केयर गुड्स का मतलब क्या होता है? तो कौन से गुड्स स्केयर गुड्स होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स स्केयर होते हैं। कैसे? हमारी वॉन्ट्स क्या है? हाई है, उसके सामने सप्लाई उतना हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज स्केयर होते हैं। इसके लिए हम इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस कर पाते नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। इकोनॉमिक गुड्स आर स्केयर गुड्स बिकॉज their demand is greater than their supply. When the price is zero, they are limited in quantity and command a price in the market. समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा है, डैश इज एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। हम हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो हम कौन सा चीज को यूज करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन का मतलब आपको सभी को पता होगा। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स डायरेक्टली। ठीक है, चलो। अ टिपिकल डिमांड कर्व विल नॉर्मली हैव अ नेगेटिव स्लोप। एक डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? जनरली नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि हम सभी को पता है, हमने बचपन 11th 12th में पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है। इसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो भी कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपी बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप ये रीड कर लीजिएगा। चलिए, इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो दे इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट कंडीशन विच वंस अचीव्ड टेंड्स टू प्रिसिस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो पहले तो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है? एक जैसी हो जाती है। ठीक है, तो जब सप्लाई और डिमांड एक जैसी हो जाती है तो क्या होता है? सप्लाई बढ़ेगा, क्या होगा? प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगा? प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा मेंटेन हो जाएगा। जब वो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो सप्लाई में कुछ चेंजेस आएंगे, डिमांड में कुछ चेंजेस आएंगे, और एट द एंड वापस वो कहां पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। यहां पर ये थोड़ी समझने वाली चीज है कि इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी रिफर्स टू अ स्टेबल स्टेट वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ स्पेसिफिक प्राइस and it in absence of external influences. There is no inherent tendency for the price of quantity to change. This condition once achieved tends to persist because ऐसा क्यों होता है? Push the market back to its balance point if it's in disequilibrium. या तो बायर में कुछ चेंजेस होंगे या सेलर्स के एक्शंस में कोई चेंजेस होंगे तो एट द एंड क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के बाद इक्विलिब्रियम वापिस से चेंज हो पाता नहीं। ठीक है, चलो। द फैक्टर विच कॉज इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ अ स्केल हेल्प एक्सप्लेन। अब देखो, सबसे पहला, इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमी के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है इसमें? सबसे पहला, द फर्म्स लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो इसका हम ग्राफ समझ लेते हैं, क्विकली ग्राफ समझेंगे। देखो, ये कॉस्ट आएगी यहाँ पर आउटपुट आएगी। ठीक है, तो लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट कर्व का मतलब आप सभी को पता होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमें पता है हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो पर यूनिट क्या हो जाता है? कम होने लगता है, क्योंकि उसके डिवाइड में ज्यादा यूनिट आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। तो पहले पहले कॉस्ट क्या जा रही होती है? नीचे जा रही होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए अच्छे लेबर्स मिल गए, अच्छी मशीनरीज मिल गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, तो कॉस्ट क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कम होने लगेगी। अब प्रोडक्शन कम क्यों होने लगेगी? इन्फ्लेशन आ गया या मार्केट में प्राइस बढ़ गई तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा?
बढ़ने लगेगा। इसके लिए क्या आता है, यू शेप डायग्राम आता है। यहां पर देखिए, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल अकर व्हेन अ फर्म एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीज एट इट इंक्रीज इन अ स्केल ऑफ production in long run. This is due to factors such as specialization of labor and equipment, bulk purchasing, and more efficient use of capital, which causes the long run total cost curve to slope downward. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा आउटपुट जो है बढ़ जाता है, इसके लिए हमारी पर यूनिट प्राइस जो क्या होती है, कम होने लगती है। इसके लिए पहले पहले कॉस्ट क्या जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। और फिर क्या होता है, डिस इकोनॉमिक्स कब होती है, जब फर्म की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज होती है। और ऐसा कब होता है, जब प्रोडक्शन कम होने लगता है। समझ में आया? जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और जब प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन क्या बोला मैंने आपको, प्रोडक्शन जब कम होती है तो पर यूनिट आउटपुट बढ़ने लगती है। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट होती है वो कम होने लगती है। तो पहले यहां पर प्रोडक्शन बढ़ रही थी तो कॉस्ट कम हुई, और यहां पर प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ने लगी। यहां पर बढ़ गई तो कॉस्ट कम हुई, और यहां पर क्या हुआ, कॉस्ट वापस से ऊपर क्यों आई, क्योंकि प्रोडक्शन अब कम हो गया। ठीक है, चलो। प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन कौन से टाइप में यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो फॉर्म में यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी इन फॉर्म मतलब पहले प्रोडक्शन कैसा होगा, पहले रॉ मटेरियल आया होगा, रॉ मटेरियल पे हमने कुछ प्रोसेसेस किए होंगे, फिर जाके हमें क्या मिलेगा, फाइनल गुड मिलेगा। तो जैसे रॉ मटेरियल वुड है, तो वुड के ऊपर क्या किया होगा हमने, उसका फॉर्म चेंज किया होगा, तब जाके हमें क्या मिला होगा, फर्नीचर मिला होगा। तभी यूटिलिटी क्रिएट हुई उसकी, तभी उसकी मार्केट में वैल्यू हुई। तो प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी इन द फॉर्म। समझ में आया? चलो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ट्रू अबाउट एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पर सबके बीच में इक्वल टू है। तो इसमें आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट को हम टोटल यूनिट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है। और जब हम इन दोनों का प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एटीसी मिल जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ये आप रीड कर लेना, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। चलो। ओलिगोपोली मार्केट इज नोन फॉर प्राइस रिजिडिटी। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर सेलर्स कितने रहते हैं, फ्यू सेलर्स रहते हैं, कम लोग रहते हैं। कम लोग रहते हैं, कंपटीशन कम रहता है, उनके बीच में प्राइस रिजिडिटी ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है, क्योंकि लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वरना उनका कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएंगे। इसके लिए उनकी प्राइस कैसी रहती है, फिक्स रहती है। देखो, दिस इंडर देखो, ओलिगोपोली मार्केट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स दैट आर हाईली इंटरडिपेंडेंट. This interdependency leads to a situation where the firms are reluctant to change the prices for fear of a price war or losing market share. अगर किसी ने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग उनकी प्रोडक्ट नहीं खरीद के किसी और की प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके लिए ओलिगोपोली में क्या देखा जाता है, रिजिडनेस देखी जाती है। ठीक है। डैश रिफर्स टू अ मार्केट इन विच देर आर फ्यू सेलर्स, अभी मैंने बताया ओलिगोपोली। ठीक है। 10 नंबर में आ जाओ। डैश मीन्स एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, बहुत इजी सवाल है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन किस में होता है, मोनोपोली में। मोनोपोली मतलब जब सिंगल सेलर होता है, किसी की मोनोपोली होती है। ठीक है, चलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ। नहीं, एडम स्मिथ ने तो सिर्फ किसके बारे में बात की थी, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात की थी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने बताया था, एडवर्ड चैम्बरलिन ने और जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, चलो। प्राइस ऑफ सेलिंग द सेम कॉमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइस इज नोन एज डिफरेंशियल प्राइसिंग। चलो, अब ये थोड़ा सा, ये एक एमसीक्यू आपको हर एक एमटीपी और एमक्यूपी में देखने को मिलेगा। ये सारे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग होते हैं। एक होती है पहली मैं सब सारे टाइप आपको बता देता हूं ताकि इसके रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आए
तो आपको आना चाहिए। सिक्किम प्राइसिंग क्या होती है? सिक्किम प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस सबसे पहले क्या रहेगी, हाई रहेगी। स्कीमिंग प्राइसिंग सबसे पहले क्या रहेगी, उसकी प्राइस हाई रहेगी। जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, ये सारे जब मार्केट में आते हैं तो जनरली इनकी प्राइस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और धीरे धीरे जब ये आउटडेटेड होने लगते हैं तो धीरे धीरे मार्केट में आने की प्राइस के बाद इनकी प्राइस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों से, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की प्राइस ले रहे हो। जैसे मूवी टिकट स्टूडेंट्स के लिए सस्ती होती है, लेकिन अडल्ट्स के लिए थोड़ी महंगी होती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है कि पहले पहले आप क्या करते हो, प्राइस को कम रखते हो ताकि आप अट्रैक्ट करो, आप मार्केट को कैप्चर करो, और उसके बाद आप प्राइस क्या कर देते हो, नॉमिनल कर देते हो। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना आपका लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना आपका लगा उसमें आपने प्लस क्या कर दिया, आपकी प्रॉफिट मार्जिन प्लस कर दी, तो जो प्राइसिंग निकल के आती है उसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। लेकिन प्राइस ऑफ सेलिंग द सेम कमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइस, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये आप रीड कर लेना। अब मार्केटिंग इज डिफाइंड एज परफेक्टली कंटेस्टेबल इफ, ऐसा कब होगा, मार्केट एक परफेक्ट कंटेस्टेबल कब होगा, जब एंट्री ऑफ इट एंड एग्जिट फ्रॉम इट आर बोथ कॉस्टलेस। कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा, परफेक्टली कंपटीशन कैसे होगा, यहाँ पर कंपटीशन आएगा। परफेक्टली कंपटीशन कब होगा, जब उसकी एग्जिट और एंट्री पे कोई भी रुकावट ना हो। ठीक है, चलो। A unit is a tax that government imposes a per unit of sale of output for manufacturing firm operating under perfect competition. What is the likely impact of a unit tax on its supply? मतलब कोई एक टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पर यूनिट लोग परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर लगाती है। मतलब आप जितना माल बनाओगे उस पर यूनिट पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एट अ गिवन मार्केट प्राइस द फर्म विल सप्लाई फ्यूअर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर टैक्स पर यूनिट लगेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में आप ज्यादा मार्जिन नहीं रख पाओगे, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे आपको बेचना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि टैक्स बढ़ गया। तो क्या आप ज्यादा यूनिट सप्लाई करोगे, नहीं सप्लाई करोगे। तो द फर्म विल सप्लाई फ्यूअर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहां पर देखो सेम चीज लिखी हुई है, रीड कर लेना। Dash is an online procurement platform for government ministers and department and most widely used channel for public procurement in India। तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के लिए, उनके नेताओं के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे बोला जाता है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। जो कौन यूज कर सकता है, मिनिस्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज करते हैं, तो गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। जैसे हम अमेजोन, नॉर्मल पीपल अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, मीशो यूज करते हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे बोला जाता है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। चलो। In a long run, a firm is perfectly competitive. Industry earn normal profit. Long run में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में क्या होता है, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्यों, क्योंकि एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। देखो यहां पर समझो, देखो, in a perfect competition, many firms can freely enter the market. If firm makes high profit, new firm will enter. जैसे ही न्यू फर्म आएगी प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसके लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी वजह से ये साइकिल चलती रहेगी और हमेशा लॉन्ग रन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। किसमें नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो। द 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये किसने दिया था, पिगो ने दिया था। ठीक है, ये वापस से छप गया है इधर। ठीक है, इसका ध्यान मत देना। चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर क्लासिकल मॉडल टू बी वैलिड। क्लासिकल मॉडल क्या था,
जिसके अंदर वेज प्राइस फ्लेक्सिबल हो, इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन क्लासिकल मॉडल जो था उसके अंदर फिक्स्ड मनी सप्लाई, ऐसा कोई भी चीज मेंशन की गई नहीं थी। यहां पर दिया गया भी गया है, द क्लासिकल मॉडल क्या अज्यूम करता है कि प्राइस फ्रीली एडजस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट फ्रीली एडजस्ट कर सकते हो, इकोनॉमी हमेशा कैसी रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं बोला था कि मनी सप्लाई हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। ठीक है। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी वॉज रीफॉर्मुलेट बाय अल्फ्रेड मार्शल। किसने दी थी क्वांटिटी थियरी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और क्वांटिटी थियरी आप सभी को पता था। मार्शल इम्प्रूव द ओल्ड थियरी ऑफ मनी बाय कंसिडरिंग हाउ पीपल डिसाइड हाउ मच मनी टू होल्ड। मतलब कितना लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे गंवाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इनमें से कौन से हैं? तो कमर्शियल पेपर कैसे कैसे नोट्स हैं? अनसिक्योर्ड है। कमर्शियल पेपर का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। इनके ये बिना कोई सिक्योरिटी के मिलते हैं, इसके सामने आपको कुछ भी कोलेटरल देना नहीं पड़ता। ये बैंक आप इशू करती है, ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हो। व्हाट इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया? एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली अपेक्स बैंक कौन सी है? तो कौन सी है बेटा? नाबार्ड। ठीक है। ये क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। ये स्पेशल बैंक है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे आरबीआई टॉप बैंक है सारे नेशन का, वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए कौन सी है? नाबार्ड है। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। कैपिटल मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सभी को पता है, सेबी कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट। बहुत इजी एमसीक्यूज है। सप्लाई ऑफ अ मनी रिफर्स टू द, सप्लाई ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा है उसी को क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता, देखो यहां पर लिखा है, व्हेन मनी इकोनॉमिस्ट से मनी सप्लाई, दे डू नॉट मीन द मनी विथ आरबीआई और द गवर्नमेंट। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? कैश प्लस डिपॉजिट द पीपल एंड बिजनेस हैव यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब मार्केट में लोगों के पास कितना पैसा है उसी को क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। तो ये सब चीजों को देख के कंफ्यूज मत होना। 24 नंबर पे, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय कंपनी। कौन देता है? कंपनी देती है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कमर्शियल लोन अगेंस्ट, कमर्शियल लोन किसके अगेंस्ट मिलता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी मिलता है और बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी मिलता है। जैसे हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोन लेने के लिए, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी एज अ कोलेटरल यूज कर सकते हैं, बॉन्ड्स को भी कोलेटरल यूज कर सकते हैं। डिफ्लेशन इज अ स्टेट व्हेन प्राइस आर फॉलिंग। इन्फ्लेशन में जब प्राइस बढ़ रही होती है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, और डिफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है। Macro environment is concerned with major issue and upcoming changes in the environment. मैक्रो एनवायरमेंट में क्या होता है? अपकमिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मतलब मैक्रो एनवायरमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत डायनामिक हो जाता है और बहुत सारे उसमें चेंजेस देखने मिलते हैं। तो ये तो सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलो देखो, माइक्रो में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैक्रो में कौन कौन सी चीजें आती हैं। डैश इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट मैक्रो में आएगा। अवेलेबल टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमी की बात करें वो भी मैक्रो में आएगा। सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल फोर्सेस के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये सब मैक्रो में आ जाएगा। फाइनेंशियल रेशियो कंपनी का होता है, एक फर्म का होता है, एक इंडस्ट्री का होता है, तो वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा, तो वो मैक्रो का पार्ट नहीं है। ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द कंपनी। फाइनेंशियल रेशियो कैसा होता है? इंटरनल होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट? बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में यहाँ पर कौन सा सही है? सिर्फ कौन सा सही है? तो बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक एंड इट्स कॉन्स्टेंटली
चेंजिंग, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों डायनामिक होता है? न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, प्रेफरेंस बदलते रहते हैं लोगों के, नए नए लॉज आते हैं, प्राइस वेरी करता है टाइम टू टाइम, इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहता है बच्चों? डायनामिक रहता है। चलो, यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई गई है, ये डेफिनेशन किसने दी है? चेस्टर आई बार्नेट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलोग्रोमेशन, थिंग्स इन मोशन, अलाइव ऑफ मैन एंड इमोशंस। ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन जिसके अंदर सब कुछ आ गया, वो किसने दी थी? चेस्टर भाई साहब ने दी थी। ठीक है। Customers are increasing using e-wallets, points of sale devices, and other digital payment method to make cashless purchases at retail establishment in India. अब लोग ज्यादा क्या यूज करने लगे? ई वॉलेट यूज करने लगे, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस यूज करने लगे, डिजिटल होने लगे हैं लोग। तो ये कौन सा चेंज दिखाता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज दिखाता है। समझ में आया? ये सारे इन्वायरमेंट आपको ध्यान से लर्न कर लेने हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चलो। बिजनेस एनवायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स इट। ये डेफिनेशन कितने दी थी? डेविस भाई साहब ने दी थी। ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको डेफिनेशन के ऊपर 2 से 1 एमसीक्यू आपके पेपर में कंपलसरी देखने को मिलेगा। A reduction in interest rate on home loans by bank in India is an example of following dimension of business environment. होम लोन्स का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ये कौन सा एनवायरमेंट दर्शाता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट दर्शाता है। देखो, आप इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते हो, अगर आपको याद ना है तो लीगल तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किया है। पॉलिटिकल भी नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा, तो क्या बचा? इकोनॉमिक बचा। ठीक है। चलो। A stable government of a country and its continuous puts to transparent, predictable, and stable policy on trade and investment build up trust and confidence among business firm in taking up capital expenditure. This is an example of। अब देखो, एक स्टेबल गवर्नमेंट कंट्री में रहेगी तभी लोग बिजनेस करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये किसके अंदर यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट की बात करी गई है, इसके लिए ये किस में फॉल करेगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में फॉल करेगा। यहाँ पर भी आप सेम एलिमिनेशन मेथड लगाकर चेक कर सकते हो। डैश इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ वुकेफू। वुकेफू के अंदर इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है? तो सर, अनप्रिपेयर्डनेस नहीं आता। वुकेफू का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। वोटेलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी, फ्रेगेलिटी, अनएक्सपेक्टेडनेस। अनएक्सपेक्टेडनेस होता है, अनप्रिपेयर्डनेस नहीं होता है। ये आपको फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना है। 2 3 और फुल फॉर्म है, स्वॉट है। ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म आप अच्छे से कर लो, इसके ऊपर आपको 1 एमसीक्यू तो कंपलसरी देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत इजी भी है। ये सारे आपके मैनेजमेंट के एमसीक्यूज बहुत इजी है, जिसको आपको एकदम अच्छे से भी कर लोगे ना, तो आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, यहाँ पर दूसरा सेम है, कौन सा नहीं आएगा इसमें से? तो ये वाला आएगा नहीं, ये ऐसे ही गलती से यहाँ पर एम्बिक्विटी होता है, ये गलत टिक हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्फॉर्मिटी वुकेफू में आता नहीं है। सी से क्या आता है? कॉम्प्लेक्सिटी आता है। ठीक है। तो देखो, सेम पेपर में आपको 2 बार देखने को मिला, तो आपके पेपर में भी हाई चांसेस है कि आपको ये 1 से 2 बार तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है। चलो। अकॉर्डिंग टू फेयल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिविजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट में, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क करना क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? ताकि हम क्या यूज बेनिफिट ले सके? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले सके। अगर हम वर्क को डिवाइड करेंगे तो जो इंसान जिस चीज में बेहतर है वो चीज परफॉर्म करेगा, और इससे हमें क्या मिलेगी? स्पेशलाइजेशन मिलेगी। ठीक है। डैश हैज बीन एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F W टेलर। तो फेडरिक विंस्लो टेलर। लीडरशिप स्टुअर्डशिप चॉइस, लीडर स्टुअर्डशिप चॉइस एंड फैसिलिटेट रेसिप्रोकल स्टुअर्डशिप बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये किसने बताया था? तो पियर्सन एंड मैरल ने बताया था।
स्टुअर्डशिप थियरी आपको पता होगा। ऐसा लीडर हु रिस्पॉन्सिबली इंकरेज एम्प्लॉयज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और इन्होंने, पियर्सन एंड मार्लर ने ये आइडिया को बहुत अच्छे से समझाया था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस का कौन, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। मैनेजमेंट में स्टाफिंग आता है, प्लानिंग आता है, लीडिंग आता है, लेकिन प्राइसिंग मैनेजमेंट में आता नहीं है। ठीक है, बहुत इजी इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, परवेसिव होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब प्लान कभी भी चेंज कर पाओ, शिफ्ट कर पाओ, क्योंकि एनवायरमेंट में कभी भी चेंज हो सकता है, तो प्लान शिफ्टेबल होना चाहिए। परवेसिव, परवेसिव मतलब हर एक लेवल के लिए होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान होने चाहिए, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग का। प्लानिंग हम क्यों करते हैं, गोल अचीव करने के लिए करते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब हिडन फंक्शन नहीं है प्लानिंग। प्लानिंग तो क्या है, एक सिस्टमेटिक और ओपन एक्टिविटी है, देखो यहां पर लिखा हुआ। चलो, इन केस ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इज, अगर हमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, पहले तो एप्लीकेशन आएगा, ब्लैंक एप्लीकेशन। देखो यहाँ पर आपको पूरा स्टेप्स भी दिया हुआ है, ये भी आप रीड कर सकते हो। 43 नंबर पे आ जाइए। मैन पावर प्लानिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन पावर प्लानिंग किससे रिलेटेड होता है, एचआरएम डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो सही बात है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्लेट्स एंड बाउल्स, इट प्रोड्यूस 1 lakh 10 lakh plates and bowls each day. Due to local festival, it's got an urgent order of extra 50,000 plates bowl. एडवाइज अ कंपनी अबाउट द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी उनके पास क्या है, अर्जेंसी है, उन्हें एक्स्ट्रा 50,000 प्लेट्स और बनाना है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, कैंपस में जाना चाहिए, लेबर के पास जाना चाहिए, या कैजुअल कॉलर को बुलाना चाहिए। किसको बुलाना चाहिए, रिक्रूटमेंट डायरेक्टली करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखो कैजुअल कॉलर को बुलाएंगे, किसी को बोलेंगे, वो किसी और से पूछेगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। कैंपस रिक्रूटमेंट तो किसके लिए होता है, प्रोफेशनल के लिए होता है, स्किल जॉब के लिए होता है, ये प्लेट्स पेपर बाउल बनाने के लिए नहीं होता। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आंसर आपको गलत दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो जल्दी से आपको क्या दे देंगे, कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या लाके दे देंगे, एम्प्लॉयज लाकर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चेंजेस है, वो आप देख लीजिएगा। डैश इज नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा, देखो प्लानिंग अलग मैनेजमेंट का फंक्शन है, बजटिंग अलग मैनेज, एक मैनेजमेंट का अलग फंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग सारे लेवल पे होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्लानिंग अलग होता है, बजटिंग अलग होता है, कोऑर्डिनेटिंग तो हर एक लेवल पे चाहिए रहता है, इसके लिए वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो। Kiyama is one of the most successful manager of her company, Globe Limited. She knew that the principle of management are intended to apply all types of business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector. तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होता है, मैनेजमेंट यूज होता है, लार्ज सेक्टर में भी मैनेजमेंट यूज होता है, पब्लिक सेक्टर में भी मैनेजमेंट यूज होता है। ये कौन बोल रही है, कियामा बोल रही है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का ये कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है कि ये ऑल प्रीवेडिंग है। ऑल प्रीवेडिंग मतलब हर एक टाइप के बिजनेस में क्या जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है, चाहे वो कौन से भी टाइप का मैनेजमेंट क्यों ना हो। ठीक है, चलो 47, कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर का मतलब क्या होता है, पावर टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स। अगर आप एक ऐसे प्रिंसिपल बनोगे जो, आप एक ऐसे प्रिंसिपल बनोगे जो अगर लीडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे क्या करोगे, पनिश करोगे, पेनलाइज करोगे, सस्पेंड भी कर सकते हो, सैलरी भी कट कर सकते हो, और उसको फायर भी कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट।
नॉट अ डीमेरिट। इनमें से कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट नहीं है? देखो, इट इज एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर टू मेंटेन सिंस दे मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस प्रोडक्ट। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब आप वर्क को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो। तो ये एक एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है। हाँ है। तो इसमें डीमेरिट है ये। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिफरेंट डिविजनल हेड ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट। अलग अलग डिपार्टमेंट जो रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल रहेगा, तो वो साथ में काम नहीं करेंगे। ये भी उसका एक डीमेरिट है। अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू द मैनेजर टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन मे लीड टू अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। सब लोग अलग अलग काम करेंगे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। इसके लिए ये जो पॉइंट है, ऑल फंक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। जैसे प्रोडक्ट के लिए परचेज डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा, सेल डिपार्टमेंट अलग बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट जो एक टाइप का काम कर रहा है वो एक डिपार्टमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये डीमेरिट नहीं है, ये तो क्या है, एक एडवांटेज है ना, कि प्रोडक्ट के ऊपर सेल का काम हो रहा है तो उसका एक अलग ही डिपार्टमेंट बन गया, परचेज का काम हो रहा है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। ठीक है, तो ये डीमेरिट नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी डिवाइडेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर्स। इसके डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिप्लीकेशन हो सकता है स्टाफ का, डिवीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बोला। टू मच अथॉरिटी गिवन टू डिविजनल हेड, डिविजनल हेड के पास बहुत सारा क्या आ जाएगा, अथॉरिटी आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। बट ऑल फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बेनिफिट है, डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब इट मीन्स एवरीथिंग फॉर दैट प्रोडक्ट इज टुगेदर मेकिंग वर्क फास्टर। सो दिस ऑप्शन इज नॉट अ डीमेरिट। चलो, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, assemble resources and integrates both into unified whole to be utilized for achieving specified objective। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ऐसे ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन एफर्ट्स। यहाँ पर देखो क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स। प्लानिंग लिख के मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात करिए, ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में बात कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे इंप्लॉयज को, उनको ऐसा काम देना है जिसके अंदर वो क्या है, केपेबल है, और वो उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? ऑर्गेनाइजिंग। इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे स्टाफिंग और प्लानिंग में। तो स्टाफिंग में तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। प्लानिंग में तो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग होती है, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, पुटिंग पीपल इन द राइट जॉब, अरेंजिंग मशीन मटेरियल्स एंड टूल, कंबाइन ऑल रिसोर्सेज दो सम कंपनी कैन वर्क स्मूथली। ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, ईआरजेड थियरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये भाई साहब ने, एल्डल्फर। एल्डर्फर ने ये थियरी दी थी। ठीक है। यहां तक हमारे पूरे एमसीक्यू जो है वो खत्म होते हैं। थैंक यू।